नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में एक खास मेहमान हैं, उनसे परिचय करवाऊंगा आप सबका, और एक हमारे पुराने साथी जो आजकल स्टूडियो में आने से कतराते हैं और ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, हृदय जोशी। रानीखेत का क्या हालचाल? माहौल रानीखेत तो में बहुत अच्छा मौसम है अतुल। बहुत बढ़िया है यहाँ आपको। मैं सोचता हूँ सब लोगों को इधर आके ही करना चाहिए था चर्चा रिकॉर्डिंग। क्या लेकिन बात बारिशों है। का क्या हाल है? क्योंकि सुनने में आ रहा है बारिश उत्तराखंड यहाँ में। होती है, बारिश यहाँ होती है, पर अनफॉर्चुनेटली जो हमने अपना नया प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं हिमाचल, यहाँ पर फॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। और यहाँ पर बरसात कुछ घंटों के लिए होती है और बहुत अच्छी हरियाली है, तापमान बहुत अच्छा है, तो यहाँ दिक्कत नहीं है इस हिस्से में कम से कम। और ये क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया है पूरा रानीखेत की, अच्छी बात ये कि बड़ा हिस्सा इसका प्रोटेक्टेड है। यहाँ पर सड़कें वड़कें और तोड़फोड़ ज्यादा नहीं हुई है। क्या बात। तो जो ख़ास मेहमान से हमारी बात मैं मुलाकात करवाने वाला था उसके बारे में आप लोग जानिए। मनीषा पांडे हमारे साथी, न्यूज़ लॉन्ड्री की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, साथ में स्वागत है मनीषा। चर्चा में पहली बार, दूसरी बार एक बार पहले भी मैं आई हूँ। हाँ। वैसे चर्चा में रहती है हर्ष में न्यूसेंस की वजह से। और इसके अलावा हमारे कॉलमनिस्ट साथी आनंद वर्धन, आपका भी स्वागत है आनंद। और साथ में हमारे अवधेश कुमार, आपका भी स्वागत है अवधेश जी, शुक्रिया। तो कई सारे विषय हैं, हम उनमें से दो चार ऐसे विषय हैं जिन पर विस्तार से आज बातचीत करेंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले एक दो जानकारियां हमारे जो चर्चा के श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए। आपके बहुत सारे हमें चर्चा में इस हफ्ते बहुत सारे लेटर्स मिले हैं और हम उसको चर्चा में शामिल भी करेंगे। पता वही है आप लेटर्स भेजने का, www.newslaundry.com/podcast-letters करके आप इस पर अपने लेटर सीधे हमें भेज सकते हैं। और दूसरा तरीका और भी आसान है कि आप सीधे podcasts@newslaundry.com पर हमें मेल कर दीजिए। उसमें चर्चा ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि पता चले कि ये पर्टिकुलर आपका जो पत्र है वो कहाँ जाना है, नहीं तो कई बार इधर उधर भटक जाते हैं, दूसरे लोगों के पास पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एक और जानकारी, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे तमाम न्यूज़ लॉन्ड्री के शुभचिंतक हैं, उनके लिए जो न्यूज़ लॉन्ड्री के बहुत सारे शानदार मर्चेंडाइज़ हैं वो अब भारत के बाहर भी उपलब्ध हैं। तो हमारी टीम जो है उसने एक कोलैबोरेशन किया है और एक रास्ता निकाला है ताकि न्यूज़ लॉन्ड्री के जो मर्चेंडाइज़ हैं, जो बहुत सारे खूबसूरत सामान है, वो आप अब विदेशों में बैठ के भी हासिल कर सकते हैं। एक वेबसाइट है, उसके ज़रिए kadakmerch.com/collection/newslaundry ये पता है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये पता हमारे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप विदेश में बैठकर भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। सुर्खियां हैं कई सारी, लेकिन एक और जानकारी। हृदय इस समय बैठे हुए हैं रानीखेत, लेकिन बहुत जल्दी आपको हृदय की रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी न्यूज़ लॉन्ड्री पर। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है बहुत भयानक एक कुदरती तबाही आई। कुल्लू मनाली का जो इलाका है ख़ासकर, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही का असर रहा। तो हृदय एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में हाहाकार करके हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है, उस पर आप जल्द से जल्द मदद करके इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करवाएं। और आपको हम हिमाचल प्रदेश से वहाँ की जो सच्चाई है, बहुत सारे इलाके अभी भी मुख्य हिस्से से कटे हुए हैं, सड़कें पुल तबाह हो चुके हैं, तो उसके बारे में, और प्लस बहुत बड़ी संख्या में लोगों की भी जान गई है। तो ये जो तबाही है, जो जनहानि हुई है, इन सब का एक वास्तविक तस्वीर हमारे सामने रखेंगे हृदय। इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करवाएं। और मेरे ख्याल से मेन स्ट्रीम मीडिया का टेंशन अब बिल्कुल वहां से हट गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया का अटेंशन दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और दोनों जगह से लगभग कटा हुआ मिल रहा है, जो हम लोग हर हफ्ते रिव्यू करते हैं मीडिया का। उसमें एक बड़ी घटना है जो कि पूरा हिमाचल की त्रासदी रही, और दूसरी एक बड़ी घटना है जो मणिपुर में लगातार 3 महीने से चल रही है। लेकिन इन दोनों मुद्दों को हटाकर दिल्ली केंद्रित जो राजनीतिक मुद्दे, उस पर ज़्यादा कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, क्योंकि आपने अपील की है और आपने मुझसे कहा है कि जब तक हम सब्सक्राइबर के दम पे चलते हैं और सब्सक्राइबर अगर हमें नहीं देगा तो हम कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मनीषा ने बात कही कि ऐसा नहीं कि मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करता है, वो तब तक करता है जब तक कि वो खाली तबाही दिखा देता है। उसके बाद जब उसके कारणों की पड़ताल करनी होती है, स्क्रैच करना होता है सरफेस को, तो हमने, हमारे सब्सक्राइबर जाके देख सकते हैं, जो हमने उनकी मदद से जोशीमठ का प्रोजेक्ट किया था, उसमें भी हमने यही किया कि हमने कारणों का पता लगाया। हम उन गाँव में गए थे जहां 2021 की तबाही को हमने 2021 की नजर से भी, 23 की नजर से भी देखा था। तो इसलिए भी इस प्रोजेक्ट को जरूरी है देखना कि इसमें जितना जो कारण है, और सरकार चाहे किसी की भी पार्टी की रही हो, चाहे नई सरकार आ गई है, तो हम उसको भी पूछेंगे सवाल कि आखिर
कुल्लू घाटी पर ही इतने आपदा हर बार क्यों आती है, और उसके बहुत स्पष्ट कारण है। ठीक बात है। तो हृदय की इस रिपोर्ट का आप सबको भी मुझे लगता है कि बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जल्दी से मैं जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। एक तो मणिपुर की जो हिंसा है उसको लेकर संसद में लगातार पूरे मानसून सत्र में शुरुआत से ही हंगामा जारी है। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर बयान दें, और सरकार सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर बोलें। प्रधानमंत्री ने अपना बयान मानसून सत्र के पहले दिन दे दिया है। अब इसमें तो उसमें जो टकराव का हिस्सा है वो एक क्लॉज को लेकर है कि किस नियम के तहत मणिपुर पर संसद में बहस होगी। विपक्ष का कहना है कि ये बहस 267 नियम 267 के तहत हो। तो इस नियम में एक चीज़ है कि भाई प्रधानमंत्री को बयान देना ही पड़ेगा सदन में आके, और सत्ता पक्ष चाहता है कि 176 के तहत बात हो। उसमें सीमा तय होती है, बहुत लिमिटेड समय में उस बहस हो जाती है, और प्रधानमंत्री का उसमें बयान देना जरूरी नहीं होता। ये है। और दूसरा, इस जारी गतिरोध के बीच में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई हैं, उन्होंने एक सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, और वो स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से। उस पर आज तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी लगातार हंगामा ही रहा। तो लोगों उम्मीद है कि सोमवार को जब अगली बार संसद खुलेगी तो उसमें शायद नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बातचीत, उस पर चर्चा होगी पूरे दिन। इसी बीच में राज्यसभा में एक और घटनाक्रम हुआ। जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उनको इनडिसिप्लिन के तहत जो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने पूरे सत्र के लिए बैन कर दिया है। तो वो संसद परिसर में ही इस समय धरना दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बयान, उनका इस हफ्ते बड़ा चर्चा में रहा। जो विपक्ष का गठबंधन बना है जो 26 पार्टियों का इंडिया के नाम से, उसमें उन्होंने तीखा प्रहार किया है और अटैक किया है, और उन्होंने तुलना की है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम में भी इंडिया है। तो इंडिया नाम रखने वाले ऐसे ही, तो ये थोड़ा सा ऐसी एक तुलना है जिस पर आज हम देखेंगे कि ये जो पूरा चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत, उसमें प्रधानमंत्री के इस बयान ने भी एक भूमिका निभाई है, जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने किया था। एक और विषय है पुरस्कार वापसी। जैसे किसी विरोध को रोकने के लिए पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों की जो संसदीय समिति है, उसने सरकार को एक सलाह दिया है कि पुरस्कार जो जिन लोगों को दिया जाना है उनसे एक एफिडेविट पर हस्ताक्षर करवा लिया जाए पहले कि वो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, मतलब कि मैं वापस नहीं करूँगा। मतलब आप वापस नहीं करेंगे, ये कह के दिया जाए। ये अपने आप में इस तरह की कोई जो बाउंड्री खींचना होता है, ये पुरस्कार की एक का जो मकसद है, जो लक्ष्य है, उसी को डिफीट नहीं करता। सपोज आपकी पहले चुनी गई कि ये बहुत योग्य किताब है और इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, ये इस साल की सबसे बेहतरीन किताब है, और उसके बाद एक पन्ना धीरे से जोड़ दिया गया कि साइन कर दो इस पर, है कि ये मैं वापस नहीं करूंगा। इमीडिएटली उसने कह दिया मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, सो ही उसको हटा दिया गया कि अब ये साल की सबसे बढ़िया किताब नहीं रह गई, अब हम दूसरी वाली को उठाएंगे, साल की सबसे बढ़िया किताब ये वाली रह गई। तो ये उस पूरे पर्पस को डिफीट करता है। आनंद एक संक्षेप में टिप्पणी और फिर उसके बाद आगे के सुर्खियों की मैं जानकारी दूंगा। ये इस आधार पर भी है कि जो सत्तारूढ़ है, जो विपक्ष है, वो हमेशा जो है वहीं रहेगा। मेरे ख्याल से इसमें एक निरंतरता ये है कि अगर मान लीजिए कि पुरस्कार कोई आप जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था है या जो भी पार्टी सत्ता में है उससे आप सहमत नहीं हैं, तो राजनीतिक विरोध के तौर पे कई लोग पुरस्कार स्वीकार भी नहीं करते हैं कि नहीं किए। लेकिन निरंतरता ये है कि यह सरकार, यह जब नहीं भी रहेगी यह सरकार, तो आप जो है इसे वापस नहीं कर सकते हैं। तो इसमें है कि एक जो है जो भविष्य दिख भी नहीं रहा है उसके लिए भी एक प्रतिबद्धता है कि हम हमेशा लॉयल रहेंगे। हम हमेशा इसी को, जैसे कि बहुत सारे साहित्यिक पुरस्कारों में होता है कि कई बार जैसे जीन पॉल सार्तर ने नोबेल पुरस्कार लेने से
मना कर दिया था। तो उनका उस यात्रा का जो है विरोध इसलिए नहीं था कि उस समय जो नोबेल कमेटी है उस पर उनका कहना था कि कोई भी पुरस्कार जो है एक संस्था हो जाती है और मैं संस्था में अपने को परिवर्तित नहीं करना चाहता हूँ। तो वो एक मतलब उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से एक साहित्यिक विरोध या बौद्धिक विरोध था, लेकिन और कारणों से मुझे नहीं इसमें कोई तर्क लगता है कि एक मतलब पूरे भविष्य के लिए एक प्रतिबद्धता लेने की मैं कभी नहीं करूँगा। ये कहीं से ये पुरस्कार वैसे ही विरोधियों को नहीं दिए जाते, चाहे आप कितने भी अच्छे लेखक हों या कितने भी अच्छे फिल्म मेकर हों, अगर आप बहुत विरोधी हैं तो आपको वैसे मिलेगा, ऐसे भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे ये जो पुरस्कार हैं, तो फिर इतना क्यों डर भाई, वैसे ही आप मतलब हाँ आप देते ही हैं चुनने के बाद। बिल्कुल ठीक बात। इसमें एक दो और चीज़ें हैं, जैसे कि जिस संसदीय समिति ने ये सुझाव दिया और उसके बाद ये पार्लियामेंट में आया, उसने अपने पहले ही बयान में कहा कि उस समय जब ये घटना हुई, बेसिकली ये घटना की शुरुआत हुई पुरस्कार वापसी की 2015 में MM कलबुर्गी के मर्डर के बाद। MM कलबुर्गी का मर्डर हुआ और उसके बाद उससे पहले काउ विजिलेंटिज्म के उसमें कई सारी घटनाएं हो चुकी थी। तो लगातार ये था कि असहिष्णुता बढ़ रही है और लोगों ने सोसाइटी, जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, सिविल समाज है, वो उसने प्रोटेस्ट के तौर पर इसको शुरू किया। लेकिन जब ये सुझाव पार्लियामेंट को संसदीय मामलों की समिति ने दिया तो उसमें उसने कहा कि जब ये सब कुछ चल रहा था और सरकार को एक तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था, तब साहित्य अकेडमी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया उस समय, इसलिए ये काम करना जरूरी है। ये तर्क है, बेसिक आधार है। अब इस बेसिक आधार में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह से थोड़ा सा मिसगाइड भी किया है कमेटी को, चाहे कमेटी ने किया हो या कमेटी को किसी ने किया और तब उसने, क्योंकि आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत बढ़िया एक आर्टिकल इस पर पूरा आया है GN देवी का, और उन्होंने साफ साफ बाकायदा तारीख के साथ कोट किया है कि 2 मीटिंगें हुई एक महीने के अंतराल पर साहित्य अकेडमी की पूरी गवर्निंग बॉडी की, और उसने बाकायदा प्रॉपर रेजोल्यूशन पास किया उस समय कि आप लोग इस तरह से वापस ना कीजिए पुरस्कार और इसको रिकंसीडर कीजिए वापसी को लेकर, इस फैसले को लेकर। और ये एक उनका तर्क वही था जो आज तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा कोई क्लॉज लाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। वो डायरेक्ट ऐसा नहीं कि सरकार दे रही है किसी को, और उस ऑटोनोमस, उसकी अपनी ऑटोनोमी है, और जिस तहत वो रजिस्टर्ड है संस्था, उसमें भी सरकार, हालांकि ये कहने की बातें हमारे यहाँ सरकारी हस्तक्षेप के बिना ये सब निर्धारित नहीं होते कि इसको पुरस्कार मिलेगा, फिर भी बाकायदा साहित्य अकेडमी ने 2 प्रस्ताव पारित किए थे 2015 में और लोगों से अपील की थी और इससे बचने की वो भी दी थी। इसके बावजूद ये कहा गया, तो उसी पर ये पूरा BN देवी का पूरा लेख है कि कैसे सरकार को, मतलब साहित्य अकेडमी के एक गलत या अधूरी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये पूरा का पूरा प्रस्ताव सरकार को दिया गया और इस पर सरकार आगे विचार कर रही है। तो मैं कह रहा था कि इसमें एक नोवेल में एक परंपरा है कि आपको स्वीकृति जब देनी होती है, मतलब ये कि मैं स्वीकार करता हूँ और उसके साथ 2-3 वाक्य बोलते हैं लोग, कई बार वो 2-3 वाक्य बोलते क्या है, मतलब सूचित करते हैं कि उसमें कई लोगों को लोग ट्रिब्यूट देते हैं कि इनके कारण, या जैसे कि नेपोल को मिला था तो उसमें भारत की चर्चा की थी उन्होंने। तो इसी तरह ऐसे करते हैं, और एक शुरुआत में ही आपके पास विकल्प रहता है कि स्वीकार नहीं करने का। ये भारत में भी है, कुछ लोगों ने जो है विलंब से मिलने के कारण पद्म अवार्ड्स जो है अस्वीकार किया है, और कुछ लोग, कुछ खिलाड़ियों ने जो है ये अर्जुन पुरस्कार भी अस्वीकार किया है विलंब से मिलने के लिए। तो वो शुरुआती जो है वो अस्वीकृति जो है उसकी अब भारत में भी उसके उदाहरण है। हृदय, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो बात आनंद कह रहे हैं वो बात पार्लियामेंट कवर करते हुए मैंने ये बात हमें पता चलती थी कि भारत रत्न जब दिया जाता है, अब ये रिटन रूल है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर उसमें भी एक प्रक्रिया है कि जब आप भारत रत्न ऑफर करते हैं, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे सारे पत्रकार एक्साइटेड थे, तो जब हम गए थे पता करने तो हमें पता चला था अधिकारियों से, एक नॉर्म होता है कि उन्हें सूचित किया जाता है कि आपको अवार्ड दिया जा रहा है, ये सम्मान दिया जा रहा है।
जनरली ये सम्मान इतने बड़े हैं कि बहुत नाइम, जैसा आनंद ने कहा कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कोई 1-2% लोग हैं जो मना करते हैं, और या तो किसी जॉपॉल छात्र का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वो कहते थे कि अपना उनका लेखन इससे प्रभावित होगा, एक संस्था है। कई लोगों ने बहुत देरी से मिलने के कारण हुए। लेकिन एक बस बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, वो ये कि ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है कि क्या लेखकों को, जो कि लेखक का काम ही है कि वो विचारधारा के किलों में सेंधमारी करे, वो सत्ता को क्वेश्चन करे, और बहुत सारे लेखकों को मरना भी पड़ा है अपने लेखन के कारण, हमले हुए हैं, जैसा हिंदुस्तान में आपने कलबुर्गी साहब का ही नाम लिया, पूरी दुनिया जहान में ऐसा हुआ। तो क्या उन्हें सरकारी अवार्ड किसी भी हालत में लेने चाहिए? ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट्स है, और बहुत से लोग मानते हैं और बहुत से राइटर हैं वो इस पे रहते हैं कि हम सरकार से या कोई भी ताकतवर आदमी से कोई अवार्ड नहीं लेंगे, क्योंकि वो जाने अनजाने हमें प्रभावित करता है हमारे। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो गया मनीषा। एक तो लेखकों के मामले में तो एक चीज़ है कि लेना चाहिए कि नहीं, फिर भी मेरे अंदर एक डिलेमा है कि राइटर अपने लिए निजी दायरे में लिखता है, वो अपना व्यक्तिगत उसका एक अधिकार है लिखने का। लेकिन पत्रकारों के मामले में ये बहुत बड़ा मसला है कि पत्रकारों को सरकारी अवार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा होता है पत्रकार के कामकाज से। वो एक बड़ा महत्व। लेखक मुझे लगता है ले सकते हैं अवार्ड, क्योंकि फिक्शन कई लोग लिखते हैं, फिक्शन लिख रहे लेकिन हैं, कविता लिख रहे हैं। अगर आपको कोई गवर्नमेंट पत्रकार को अवार्ड दे रही है तो इसका मतलब आप नहीं चाहोगे कि कोई भी सरकार आपके काम से ज्यादा खुश रहे। ठीक बात। लेकिन मतलब मेरा इसमें बहुत स्ट्रिक्ट व्यू नहीं है, क्योंकि कभी कभी आप लाइफ टाइम अचीवमेंट भी देख के देते हैं अवार्ड, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पिछले 4 साल का काम देख के अवार्ड देख रहे हैं। आप किस मुकाम पर हैं? जब विनोद दुआ जी से बात कही गई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था तो मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी से, उनसे सवाल कई बार पूछा गया कि आप पत्रकार हैं तो आप पद्मश्री क्यों ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा था हम सम्मान एक सरकार दे रही है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उनके सम्मान को, तो लेकिन इसमें ये इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए कि वो मेरी पत्रकारिता को प्रभावित करता है। जो मनीषा ने बात कही, मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा केयरफुली ये बात कहना चाहता हूँ कि लेखक भले ही पत्रकार नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत लेखक हैं जो सत्ता को इस तरह से चुनौती देते हैं कि बहुत सारे पत्रकारिता प्रभावित होती है उससे। मिसाल के तौर पर जब मध्य प्रदेश में बांधों के बारे में अरुंधति रॉय ने लिखना शुरू किया, और उन्होंने जो लिखा उसमें हाइपरबोल का भी इस्तेमाल किया कई जगह, लेकिन जब उन्होंने लिखा तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया आ गया, मतलब प्राइवेट प्लेन्स तक कई लोगों ने जो है बड़े बड़े संस्थानों ने जिनके पास पैसा था अपने पत्रकारों को भेजा यहाँ, और उन्होंने कवर किया, तो वो एक नेशनल अटेंशन ले आए पूरा। चाहे वो जो सबसे बड़ा बांध वहां पर सरदार सरोवर में बना उसको लेकर था, या उसके अलावा हरसूद में जो हुआ। तो ये भी एक है कि मतलब मैं इस बात से थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि लेखकों पर भी, बहुत से लेखकों का एक समूह है जो ये मानता है कि उन्हें भी पत्रकारों से कम नहीं समझा जा सकता। इस मामले में उनकी निष्पक्षता भी एक, और उनकी एक पॉलिटिक्स भी होती है। चलिए ठीक बात। हाँ, आनंद को जोड़ना चाह रहे हैं कि उनके पास भौतिक कोई रिटर्न्स हैं नहीं, तो एक रिकॉग्निशन जो आती है सरकार की तरफ से उसको छोड़ना बहुतों के लिए संभव नहीं है। अब जो पूरी तरह से गुमनाम लेखक है उसको अचानक कोई मिल जाए पुरस्कार, तो एक रिकॉग्निशन का भी उसमें एलिमेंट है। दूसरी बात है कि जो गैर सरकारी पुरस्कार हैं उनकी प्रामाणिकता भारत में उतनी है नहीं। अब जो जैसे एक फिल्म का ही क्षेत्र ले लें, कोई भी बहुत बड़ा भी जो अभिनेता यहाँ है उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एक बड़ी बात है। वो कितने भी 10-15 फिल्म फेयर अवार्ड और ये वो ले ले, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रामाणिकता जो है उसकी गुणवत्ता, अवार्ड्स का कुछ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, बहुत सारे सवाल कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। तो राज्य जो है, जो राष्ट्रीय राज्य है वो इतनी तरह से फैला हुआ है, और उसको एक कई बार वो एक रिकॉग्निशन का, एक गुणवत्ता का भी मापदंड मान लिया गया है। तो उसके लिए भी, और उसके साथ जो कई सुविधाएं आ जाती हैं आपको रेलवे में, यहाँ टिकट मिलने में, वहाँ टिकट मिलने में, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। वो सिर्फ बहुत सारे लोगों ने जो आनंद ने कही बात, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने जो आनंद ने बात कही उसको कहा था, और स्टोरीज भी करवाई इस बारे में कि इन पत्रकारों, इन लोगों ने, अवार्ड वापसी वाले लोगों ने केवल अवार्ड लौटाया, वो पैसा नहीं लौटाया जो साथ में था। साहित्य अकादमी जब अवार्ड आपको मिलता है तो उसके साथ आपकी किताब कई भाषाओं में पब्लिश होती है और आपकी रॉयल्टी बढ़ती है, तो उसका फायदा क्या? और जिसकी बात आनंद कह रहे हैं तो वो कौन? और दूसरी बात ये भी कि मैं अब खुद ही अपनी बात को शायद अगर कंट्राडिक्ट भी कर रहा हूं तो भी कहूंगा कि जो अवार्ड दूसरे मिलते हैं उनकी विश्वसनीयता को लेकर अलग तरीके से सवाल है।
कि माना कोई किसी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ सवाल है और सवाल उठाया जाता है, ये इस फाउंडेशन से बैक्ड अप है, ये इससे बैक्ड अप, कोई चाहे रोमन मैग्सेसे अवार्ड हो चाहे दूसरे अवार्ड हो, तो ये सवाल तो हमेशा बना रहेगा। लेकिन इमीडिएट अपने देश में या पावर को चुनौती देना, और इससे ये मामला काफी अभी चर्चा जैसे में रहेगा। कि विनोद दुआ का भी जो तर्क हृदेश जी ने बताया, वो तर्क ये भी है कि ये गणराज्य का अवार्ड बेसिकली है। मैंने सुना वो विनोद जी का ये कहना था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसमें क्या बुराई है, एक जिस देश में मैं रहता हूँ उस देश ने मेरे काम को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि जो सरकार है या कोई पार्टी है उसको मैं उसके प्रति मेरा कमिटमेंट हो गया या उसके लिए मैं कुछ करने के लिए मजबूर हूँ। एक बात है, एक चीज़ बस आनंद, उसमें आपने जो बात शुरुआत में नोबेल प्राइज़ के संदर्भ में कही, एक मिनट में एक तो हाँ वही तर्क, जैसे सरकारें तो आती जाती रहेंगी और गणराज्य जो है वो उसकी तरफ से एक वो रिकॉग्निशन, तो बहुत लोग इस रूप से देखते हैं कि बिल्कुल वही जो विनोद दुआ का भी जो तर्क था। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में, वो और ये जो प्रावधान लाया गया इसमें थोड़ा सा एक फंडामेंटल अंतर है, क्योंकि वो जो काम है जो नोबेल कमेटी अपने पुरस्कार देते समय लोगों से लेती है, वो काम पद्मा देते हुए भी सरकार जिन लोगों को चुनती है उनसे लेती है। वो लोग एक स्वीकृति देते हैं, इसके बाद उनका नाम पर आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाती है, आगे उनके गांव जिले तक और डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए पहुंचाई जाती है। तो एक वो है, ये तो मैंने शुरू में ही कह दिया कि ये उससे संबंधित नहीं है। अवधेश, इस पूरी बातचीत में अवार्ड को लेकर आपका अपना कोई कमेंट या कोई नजरिया? जी, दो प्रकार के अवार्ड की बात चल रही है। जैसे मनीषा जी ने कहा कि प्राइवेट अवार्ड जो मिलते हैं, जो इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मीडिया स्टोरी कर रहा था, तो मुझे बताया कि उन्होंने स्टोरी की वो वेबसाइट पे पब्लिश हुई, उसके बाद किसी तरह जो है नाम अवार्ड के लिए किसी और का भेज दिया गया, क्योंकि वो ऊपर बॉस ने उनको तय किया था। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड हम स्टोरी करते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि काम कोई कर रहा है, अवार्ड कोई और ले जाता है। तो एक तो ये बात है। तो दूसरी बात, मुझे जरूर पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। जर्नलिज्म अवार्ड लग रहा है। ये जर्नलिज्म अवार्ड में मतलब किसी के हिस्से की व्यथा, किसी के हिस्से की बाईलाइन कोई खा गया। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो बहुत सारे अवार्ड आजकल पैसों के तौर पे मिलते हैं। सेटिंग हो जाती है कि भाई अब 2 लाख रुपए दीजिए, 1 लाख रुपए दीजिए, जो है अवार्ड मिल जाएगा। ये भी पत्रकारिता में ही है। विज्ञान भवन में जाके जो है किसी नेता से अवार्ड थमा दिया जाता है और वो सोशल मीडिया पर जो उसका प्रचार प्रसार करना होता है, ये मोटिव है उनका। अब बात करते हैं सरकारी अवार्ड की। सरकारी अवार्ड का अभी जो शुरुआत हुई, जो अभी ताज़ा शुरुआत हुई, वो मणिपुर से हुई। बेसिकली वहाँ के एथलीट ने जो है कहा कि भाई ना तो यहाँ मीडिया आ रही है, ना सरकार आ रही है, ना अंतरिम मंत्री कोई आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए कि यहाँ पे स्थिति है क्या। हम अभी प्रतीक ने स्टोरी करी, उसमें भी बहुत सारे लोग जो है बार बार मीडिया को शिकायत कर रहे हैं कि अब आके जो है जब 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद इस देश को ये बताने के लिए एक वीडियो वायरल हुआ, तब इस देश को पता चला कि यहाँ क्या स्थिति है। उससे पहले क्या पता ही नहीं था किसी को। तो ऐसे अवार्ड का हमें क्या करना है भाई, वापस करो इसको। तो वहाँ से शुरुआत हुई एथलीट की। इससे पहले भी आपने देखा होगा हरिद्वार में कैसे साक्षी मलिक, फोगाट और ये सब अपने अवार्ड वापस करने चले गए थे, हालांकि उन्हें किसी तरह रोक लिया गया। गंगा में प्रवाह, हाँ, हरिद्वार वहीं की बात कर रहा हूँ। तो ये अवार्ड का पूरा वही मामला है कि सरकार की फजीयत से जुड़ा हुआ मामला है कि अवार्ड वापसी होंगे तो सरकार की फजीयत होगी। इसलिए इस तरह के ये जो 2015 वाला भी पूरा प्रकरण था, उसमें उसका एक बहुत बड़ा राजनीतिक पक्ष था और राजनीतिक पहलू उसमें था, उसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी एक सिविल सोसाइटी के अपने कॉन्सेंस और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस फैसले में थोड़ा सा सरकार के एक आयरनी है जिससे बचना बहुत पहले से होता होगा। आई एम श्योर इमरजेंसी के बाद भी काफ़ी लोगों ने किया था उस समय भी कुछ लोगों ने किया था। कुलबर्गी वाले मामले से जो कर्नाटक का जो हत्या हुई थी, उसके बाद से जो है ज़्यादा ये हुआ। तो मैं जल्दी से जो सुर्खियां एक बार और बाकी जो बची उनको पढ़ देता हूं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल में जो 22 और 23 का साल है, उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा जो मनरेगा में नॉमिनेटेड मजदूर थे, श्रमिक थे, उनको डिलीट कर दिया गया, उनका कार्ड कैंसिल कर दिया गया है। इससे पहले भी 2 करोड़ के आसपास उसके पिछले साल में किया गया था।
हृदयेश, आपने इस तरह के मुद्दों को कवर किया है। ये सरकार का एक बयान भी इससे आया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होता है कि अपडेट लगातार करते रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग अब काम नहीं करते, बहुत सारा फर्जी पाया जाता है, बहुत सारा इस तरह से। लेकिन 5 करोड़ की जो संख्या है, थोड़ा सा चौंकाने वाली संख्या कि 5 करोड़ एक साथ, और इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल है। अगर थोड़ा सा उसके आप राजनीतिक नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे वो राज्य हैं जो कि विपक्ष के राज्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में ये डिलीशन हुआ है। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक बात कह रहा हूँ कि अभी हम आगे जब पार्लियामेंट की चर्चा करेंगे तो उसमें भी इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे आएंगे, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ये मजदूरों को हटाने भर का मामला नहीं है। हमने अपने इसी कार्यक्रम में डेटा बिल पे बात की है। किस तरह से जो टेक्नोलॉजी का जो एडवेंट है उसने जहां एक और पारदर्शिता लाई है, उसके साथ भी मनरेगा के लोगों को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। मनरेगा की पेमेंट में काफी डिले है। मनरेगा में लोगों के कई बार थंबनेल जो काम करने की वजह से इनके जो मैच नहीं होते हैं, माफ कीजिए थंबनेल कह रहा हूँ, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच नहीं होते हैं, तो उससे भी उन्हें दिक्कत होती है। तो ऑलरेडी ये मनरेगा का और ये भी एक बात है कि जब कोविड हुआ तो पहली राहत के तौर पे गरीब लोगों को मनरेगा के तहत बहुत सारा काम मिला। तो ये एक ऐसा है, और खुद प्रधानमंत्री ने, जिन्होंने पहले बार जब प्रधानमंत्री बनके वो सदन में आए थे, उन्होंने इसको कहा था कि नाकामियों का स्मारक है, तो उन्होंने इसका मनरेगा ने काफी राहत दी उस वक्त लोगों को, तो लोगों ने कहा भी था। तो इस नजर से इसे देखना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और इसको मैंने इस पर्टिकुलर बात को अभी ठीक से इसको बारीक नजर से नहीं देखा है, लेकिन ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। मणिपुर में आपको पता है 3 महीने से करीब जब से वहाँ पर हिंसा शुरू हुई, उसके बाद इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई थी। अब आंशिक रूप से पार्शियली वहाँ पर अब इंटरनेट को बहाल किया गया है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज में थोड़ी सी छूट दी गई है, जिससे थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। लोगों को सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी होने की उम्मीद है। एक और घटना मणिपुर और मिजोरम के इलाके से। मिजोरम में कुछ संगठनों ने वहाँ पर रहने वाले माइती लोगों को शायद धमकी दी और इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आई, जिसके बाद वहाँ पर माइती समूह ने मिजोरम छोड़ना शुरू कर दिया। उस पर मणिपुर सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि वो उनको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, बाहर लाने के लिए फ़्लाइट्स की भी जुगाड़ करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उड़ानें उनको उपलब्ध कराएंगे ताकि माइती लोग वहाँ से निकलकर सुरक्षित अपने इलाके में जा सकें। ये इस पूरे पूर्वोत्तर का जो बहुत कॉम्प्लेक्स जटिल स्वरूप है उसका एक और पहलू है। इसमें हम ज़्यादा भी जानकारी इसमें नहीं मिली है, तो इस पर हम कोशिश करेंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी अगर इस पहलू को इस मामले को थोड़ा सा सामने ला सकें तो आप तक पहुंचाएंगे। राजस्थान सरकार ने एक बड़ा जो उसकी लगातार जो प्रो पीपल पॉलिटिक्स कहा जाता है, जिसके तहत केंद्र सरकार यूपीए के टाइम पे ये मनरेगा जैसे स्कीम या वन अधिकार कानून या और सूचना का अधिकार, इस तरह के तमाम जो कानून थे, राइट बेस जो पॉलिसीज़ थी, उसको आगे बढ़ाया है। और वहाँ पर अंशकालिक जो श्रमिक मजदूर हैं, अस्थाई मजदूर, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक नया कानून पारित किया है और पहला राज्य बना है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है। पिछले कुछ 2-4 महीनों में राजस्थान सरकार इस तरह के 2-3 फैसले लेकर आई है, बहुत जो समाज के बहुत निचले हाशिए के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसका नतीजा क्या होगा, चुनावी नज़रिए से केवल खाना पूर्ति की जा रही है क्या है, इसको थोड़ा सा हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। लोकसभा ने वन भूमि का उपयोग करने रणनीतिक ज़रूरतों को, जो स्ट्रेटजिक नीड्स हैं सरकार की, उसको लेकर उसका अमेंडमेंट पास किया है, नया संशोधन पास किया है वन भूमि कानून में। और इसके तहत जो बॉर्डर से लगे, जो इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे इलाके हैं, उसमें अब किसी तरह के, एक बार ये कानून पास हो जाएगा जब संसद से, तो उसके बाद किसी तरह के परमिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या है कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न है और उन सबसे क्लियर कराने के बाद ही कोई वहाँ पर काम हो सकता है वनों में, जंगलों में। अब इस कानून के बाद सड़कें बनाना या और तमाम तरह के जो स्ट्रेटजिक ज़रूरतें हैं रणनीतिक लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास, तो उन वनों में ये आसान हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है उसका ASI जो सर्वेक्षण होना था उस पर 3 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक जनहित में ED के जो निदेशक हैं SK मिश्रा, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई को ख़त्म करने का आदेश दिया था और अवैध घोषित कर दिया था, अब सरकार के कहने पर उसने इनका कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया है, ये कहते हुए कि अब व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए उसने ये फैसला किया है। और एक ताज़ा सूचना अभी आई है और वो है
सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में पिछले 5 साल से जेल में कैद वर्नन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को बेल दे दी है आज। जमानत पर इन दोनों को रिहा कर दिया है। 5 साल से ये लोग जेल में थे। इसमें इस मामले में बहुत सारे लोग जेल में थे। कुछ ऐसा स्टेटस है कि कितने लोग इसमें बाहर हैं, जमानत पर आ चुके हैं निशा? आई एम नॉट श्योर, मेरे ख्याल से 3 आ गए हैं बाहर। गौतम नवलखा भी अभी जेल में नहीं, नजरबंद है घर पे अपने। हाँ। और ये 2 लोग हैं और एक फादर जो झारखंड के जो पादरी हैं उनकी डेथ हो गई थी जेल में। उनकी डेथ हो गई, स्टैन स्वामी की जी। तो ये सुर्खियां थी। हम जो महत्वपूर्ण हमारा विषय है वो है जो लोकसभा और राज्यसभा में संसद के जो मानसून सत्र में लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक चल रही है। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि किस नियम के तहत बहस हो ये ज़रूरी नहीं है। वो कह रहे कि 176 के तहत हम बहस करने को और मणिपुर की बात करने को तैयार हैं राज्यसभा में। विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये बहस होगी तो 267 नियम 267 के तहत हो। नियम 267 ये है कि इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है और ये बातचीत 20 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे, बहुत लंबी, जब तक कि हाउस को लगे नहीं। और इसमें वोटिंग का भी प्रावधान है कि वोटिंग भी अंत में हो सकती है अगर कोई कंसेंसस नहीं बनता है। एक तो ये, दूसरा इसमें प्रधानमंत्री का बयान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या ये जो पूरा का पूरा लॉकजैम है या जो पिछला पूरा संसद का सत्र खत्म हो गया था क्योंकि उस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी और अडानी समूह के खिलाफ जेपीसी को लेकर, और इसी तरह से कि प्राइम मिनिस्टर बयान दें और 267 प्राइम मिनिस्टर ने तब स्पीच दी थी तब, लेकिन हाँ, लेकिन एक बहुत प्राइम मिनिस्टर ने संसद में स्पीच नहीं दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को समझना कि प्रधानमंत्री का पिछले ये 4.5 साल के करीब कार्यकाल हो गया है। 6-7 महीने और बचे हैं उनके जो कार्यकाल में, या कहें कि 8-9 महीने जो बचे हैं। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर अभी तक केवल 7 बयान दिए हैं और ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ है कि, और उसमें से 7 पार्लियामेंट के अंदर टोटल 7, और उसमें से 5 बयान वो हैं जो कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उसको देना ही देना है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद नोट ऑफ थैंक्स होता है, वो हर प्राइम मिनिस्टर देता है जो भी रहता है। वो 5 तो वो हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर पार्टिसिपेट किया। ये अपने आप में बताता है कि प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने का रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है, और आमतौर पर वो हर जगह देखे जाते हैं बोलते हुए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत सारे इवेंट्स पे, मौक़ों पर, उद्घाटन के मौक़ों पर ये वो। लेकिन एक्चुअल जो पार्लियामेंट जो फोरम है जहाँ पर कही गई बात का कोई संदेश जाता है, वहाँ पर बोलने से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कतराते हैं। ये क्या एक सही निष्कर्ष है आनंद? उसमें से एक है, जो 2 में से एक वो है जब 2019 में 370 हटाई गई कश्मीर से, उसका अनाउंसमेंट। वो मेरे ख्याल से अमित शाह ने नहीं किया। नहीं, बाद में पार्लियामेंट में मोदी ने भी उस पर बयान दिया। एक तो है कि 3 दशकों के बाद एक बहुत जो है मजबूत बहुमत की सरकार है, तो उसका भी जो है ये आप जो मेरे ख्याल से मोदी के पहले इंदिरा गांधी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में सबसे कम था, राजीव का फिर भी ठीक था। तो जहाँ तक मुझे याद है, कुछ आंकड़े इसमें अगर किसी को सत्यापित करने हैं तो कर ले। तो प्रधानमंत्री के संवाद को लेकर 2 बातें इसमें हैं। पहला है कि जो मेरे ख्याल से इनका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, जो इनके संवाद की शैली है, उसमें संसद भी शामिल होता अगर जो है आज से 20 साल पहले ये रहा। लेकिन अभी जो है संसद में जो भाषण है वो कोई राजनेता के लिए, खासकर मोदी जैसे राजनेता के लिए कोई बड़ा संसाधन मतलब रिसोर्स नहीं है। क्योंकि 20-25 साल पहले जो है 90 के दशक तक कह सकते हैं, जब तक जो है इंटरनेट का इतना विस्तार नहीं हुआ था, प्राइवेट चैनल्स में न्यूज़ चैनल्स का नहीं था, तब तक दूरदर्शन पर सबकी आंख गड़ी रहती थी। 90 के दशक में पार्लियामेंट्री डिस्कशंस का रिकॉर्ड टीआरपीस थे, रिकॉर्ड मतलब कुछ तो अभी भी नहीं टूटा है।
लेकिन हम वीडियो का हिस्सा रोकेंगे, लेकिन आनंद की ये बात जारी रहेगी और इस रिकॉर्ड टीआरपी के आगे क्या क्या चीज़ें हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। ये पॉडकास्ट जारी रहेगा, अपने जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पॉडकास्ट सुनते हैं अपना, वो वहाँ पर सुने इसको। वीडियो का हिस्सा हम यहीं पर रोकेंगे। धन्यवाद।